सन 1576 का वह दिन, जब राजस्थान की धरती सूरज की तपिश में तमतमा रही थी, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी, हल्दी घाटी, युद्ध भूमि बनने वाली थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह थी राजपूत स्वाभिमान और मुगल साम्राज्य के बीच टकराहट। एक ओर थे मेवाड़ के सिंह, महाराणा प्रताप, जिनकी आंखों में आजादी का सपना और रगों में मातृभूमि का लहू उबाल मार रहा था। दूसरी ओर था मुगल बादशाह अकबर का सेनापति राजा मान सिंह, जो विशाल सेना और युद्ध कौशल से लैस होकर आया था ताकि मेवाड़ को झुका सके। महाराणा प्रताप की सुबह कुछ अलग थी। उनके सामने रोटी की जगह घास की रोटियां रखी थीं, मेवाड़ की कठिन परिस्थितियों का प्रतीक। पर वह घास की रोटियां भी उन्हें याद दिला रही थीं कि यह युद्ध केवल जमीन या सिंहासन का नहीं, यह अस्मिता का था। राणा ने अपने वीरों को देखा। सबके चेहरों पर कठोर संकल्प की छाया थी। उनके पास सैनिक कम थे, संसाधन कम थे, लेकिन जो था वह था अडिग साहस और मातृभूमि से प्रेम। दूसरी ओर मान सिंह की सेना भारी भरकम थी। मुगल दस्ते में अफगान, तुर्क और राजपूत योद्धा शामिल थे, जिनके पास बेहतरीन हथियार, घोड़े और तोपखाने थे। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी मानो खुद पूछ रही थी, क्या मुट्ठी भर वीर इस विशाल लहर को रोक पाएंगे? युद्ध से पहले का वह क्षण, जब हवा में सन्नाटा था, केवल घोड़ों की हिनहिनाहट और कवच की खनक सुनाई देती थी। हर योद्धा अपने भीतर के डर और उत्साह से जूझ रहा था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। नीला रंग, लंबी छाती और आंखों में ऐसी चमक मानो वह भी युद्ध का अर्थ समझता हो। चेतक का हर कदम इस बात का संकेत था कि आज वह अपने स्वामी के साथ अंतिम सांस तक लड़ेगा। पहला नगाड़ा बजा और जैसे तूफान फट पड़ा हो, दोनों ओर के सैनिक तलवारें खींचकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हल्दी घाटी की तंग घाटियों में घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। धूल का बादल उठ गया और तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां उड़ने लगीं। महाराणा प्रताप का वार बिजली की तरह गिरता। वे सीधे मुगल पंक्ति में घुस गए और उनके पीछे उनके भीषण योद्धा भामाशाह, हकीम खान सोर, पुंजा भील, रामशाह तोमर सभी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लड़ रहे थे। हकीम खान सुअर अपनी तोपची दस्ते के साथ मुगल घेरों में आग बरसा रहे थे। पुंजा भील ने अपने तीरों से दुश्मनों को रोक रखा था। इस बीच चेतक राणा को लेकर सीधा मानसिंह की ओर बढ़ा। मानसिंह हाथी पर सवार थे और राणा ने पूरी ताकत से भाला फेंका, जो हाथी के माथे पर जाकर लगा, पर मानसिंह बच गए। मानसिंह के रक्षक टूट पड़े, लेकिन चेतक ने राणा को सुरक्षित निकाल लिया। युद्ध में सबसे भीषण दृश्य तब आया जब मेवाड़ी सेना का भील दस्ते से टकराव मुगल घुड़सवारों से हुआ। छोटी कदकाठी के बावजूद भीड़ों के तीरों ने कई घोड़ों को गिरा दिया। धूल में लिपटे योद्धा गिरते, उठते, फिर तलवारें भिड़ाते। हर वार के पीछे एक प्रतिज्ञा थी कि मेवाड़ कभी नहीं झुकेगा। लेकिन मुगल सेना की संख्या भारी थी। धीरे धीरे वे चारों ओर से मेवाड़ की सेना को घेरने लगे। कई वीरों ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राण दिए। हकीम खान सूर मुगल घेरों में घुसकर शेर की तरह लड़े, लेकिन वहीं शहीद हो गए। रामशाह तोमर और उनके पुत्रों ने भी मोर्चा थामे रखा, पर अंततः वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध का रुख बदलने लगा। महाराणा प्रताप ने महसूस किया कि अब सेना को बचाने के लिए पीछे हटना ही उचित है। लेकिन इसी समय चेतक पर भीषण वार हुआ। एक भाले ने उसके पैर को बुरी तरह घायल कर दिया। खून बह रहा था, पर चेतक रुका नहीं। उसने महाराणा को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकालना शुरू किया। पीछा करते मुगल सैनिकों से बचते हुए चेतक ने एक नाले की ओर छलांग लगाई। घायल पैर से अपनी अंतिम ताकत लगाकर वह छलांग इतिहास में अमर हो गई। महाराणा प्रताप बच गए, लेकिन छलांग के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों से आखिरी बार अपने स्वामी को देखा और प्राण त्याग दिए। महाराणा उसके सिर पर हाथ रखकर रो पड़े। आज उन्होंने केवल एक घोड़ा नहीं, अपना सबसे वफादार साथी खो दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध परिणाम के लिहाज से अनिर्णीत रहा। मुगल सेना घाटी पर कब्जा तो कर पाई, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सकी। यह युद्ध इस बात का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही परिणाम में अनिर्णीत रहा हो, लेकिन यह महाराणा प्रताप के साहस की ऐसी मिसाल बन गया जिसने मुगल बादशाह अकबर के लिए भी चुनौती पैदा कर दी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों और जंगलों में डेरा डाल दिया। उनके पास महल नहीं थे, न ही बड़ी सेना, लेकिन उनका इरादा अब भी अडिग था।
जब तक मेवाड़ की धरती का हर इंच आजाद ना हो वे चैन से नहीं बैठेंगे। मुगल सेना ने सोचा कि युद्ध जीतने के बाद मेवाड़ झुक जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वह अपनी छोटी टुकड़ियों के साथ पहाड़ों से अचानक हमला करते, मुगल छावनियों को लूटते, हथियार और भोजन ले जाते और फिर पहाड़ियों में गुम हो जाते। इस तरह उन्होंने न केवल दुश्मन को परेशान किया बल्कि अपनी सेना को भी मजबूत किया। इस कठिन समय में भामा शाह का योगदान अमूल्य था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, जिससे राणा ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। पहाड़ों में रहने वाले भील और गडरिया समुदाय भी उनका साथ देते रहे। वे दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते और जरूरत पड़ने पर हथियार उठा लेते। साल दर साल महाराणा प्रताप मेवाड़ के छोटे छोटे कईलों और गांवों को मुगलों से आजाद कराने लगे। मुगल भी बार बार सेना भेजते, लेकिन अरावली की घुमावदार पहाड़ियों में राणा की गुरिल्ला रणनीति के आगे उनकी भारी सेना थक जाती। फिर आया साल 1582, दीवार की तरह खड़ा कहला दीवर। महाराणा प्रताप ने यहां मुगलों पर सीधा हमला किया। युद्ध भयंकर था। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा। अंततः महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की और दीवर का किला मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया। दीवर की जीत के बाद एक एक कर चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र हो गया। महाराणा ने नई राजधानी छावंड बसाई, जहां से वे अपने राज्य का संचालन करते हैं। उन्होंने किसानों को बसाया, खेती बाड़ी को पुनः जीवित किया और सैनिकों को तैयार रखा ताकि मेवाड़ पर फिर कभी दुश्मन की नजर न पड़े। महाराणा प्रताप ने भले ही जीवन भर अकबर के साथ संधि नहीं की, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि संकल्प और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य झुकाया जा सकता है। उनकी मृत्यु 1597 में हुई, लेकिन उनकी विरासत और चेतक की छलांग की तरह उनका साहस आज भी भारत की आत्मा में गूंजता है। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी अब भी फुसफुसाकर कहती है, वीर वही है जो आखिरी सांस तक अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। ऐसी वीर गाथाएं केवल सुनाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं, और हम द अमरवीर हर उस कहानी को अमर करते रहेंगे जो भारत की मिट्टी में जन्मे वीरों ने अपने लहू से लिखी है।